नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी जीके विथ उत्तम चौधरी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप दोस्तों ने वीडियो देखा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कुछ लोगों के कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ सवाल प्राप्त हुए, उस पे अपन आज चर्चा करते हैं। क्या क्या आपका सवाल थे, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं क्या क्या आपके प्रश्न थे। एक बार बार कमेंट आ रहा था दोस्तों कि लास्ट में जो अपन ने राजनीति विज्ञान की बुक के लिए जो वीडियो बनाया था कि उसमें आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। तो उसके लिए एक तो आपको क्या है, ईयरफोन यूज़ करना है। सुनते टाइम अगर प्रॉपर वीडियो सुनना है तो उसके लिए आपको ईयरफोन यूज़ करना है। कोई सा भी आप ईयरफोन यूज़ करें। और पहली बार क्या है, इस फील्ड में नए नए हैं तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं माइक वगैरह के, तो वो प्रॉपर पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर लिया जाएगा। और मैं इसके लिए आपके लिए अलग से अब कल टाइम निकाल के 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पेपर फर्स्ट की बुक भी बताऊंगा और पेपर सेकंड की एक साथ बुक बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ओल्ड पेपर की बेस्ट बुक। तो दोस्तों, ओल्ड पेपर के लिए बेस्ट बुक सेकंड पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए तो कोई ओल्ड बुक आपको नहीं मिलेगी, नया आपको देखना है, ठीक है ना। जो गाइड के पीछे क्वेश्चन दिए उतने ही हल करने हैं, और जो लाइन पढ़ रहे हो उसका खुद क्वेश्चन बनाना है। जैसे राजस्थान से कितने सांसद आते हैं, तो ये आपका कॉमन साइंस काम करना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है लोकसभा के 25 है, राज्यसभा के 10 है, तो टोटल 35 हो गए, ठीक है ना। 25 + 10, तो ये आपका कॉमन सेंस से आप उस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से सोचो। जब लाइनें पढ़ो ना तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से आप तैयारी करोगे। तो सेकंड पेपर के लिए, ओल्ड पेपर के लिए आप बाजार में देख सकते हो। हमारे टाइम तो केवल नेट के ओल्ड पेपर है ना, उसके लिए आती थी। एक आती थी यूथ और एक अरिहंत पर्सन बैंक नाम से आता था। तो उसमें तो पीसीएस के पेपर थे, जो आज के टाइम में जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें इतने ज़्यादा वो नहीं है कि फायदा हो उनसे। और नेट के लिए एक प्रतियोगिता साहित्य आती थी, वो मैंने पढ़ी थी। उसमें पुराने ओल्ड पेपर आते हैं, लेकिन सर ने मुझे अभी बताया, मैं बातचीत कर रहा था तो कि यूथ की भी पेपर आती है। तो आप बाजार में जाओ ना तो एक बार देख लो, उसमें नेट के पेपर हैं, पीएचडी के पेपर हैं, एपी स्कूल लेक्चरर, हरियाणा स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कौन कौन से पेपर दिए हुए हैं उस हिसाब से खरीद लें। लेकिन नेट के लिए आप अगर दूसरी बुक अवेलेबल नहीं है तो आप नेट के लिए प्रतियोगिता साहित्य खरीद लें। उसके अलावा जो पेपर है पीएचडी के, हरियाणा के और आरपीसी के, तो आप साइट से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और बेनीवाल सर ने भी अपने किसी दोस्त ने, आपके दोस्त ने ऐप ले रखा है, तो उन्होंने ऐप में सारे पेपर, ओल्ड पेपर है वो, हाँ, वो आपको उपलब्ध करवा रखा है, तो वहां से भी निकाल सकते हो। और मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा हर वीडियो के, तो उस पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। आप टेंशन मत लो, जल्दी मैं डाल दूंगा। और दोनों का सिलेबस हिंदी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। अब तीसरा आपका प्रश्न है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कब होगा, भर्ती कब तक आएगी। देखो दोस्तों, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक स्टूडेंट को थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना पड़ता है, और सब ये सेम का ही खेल है। तो आप क्या करो, अभी आप अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो या सरकारी जॉब कर रहे हो, तो आप रेगुलर 2 या 3 घंटा रेगुलर रखो। जैसे आपको सुबह जब जॉब पे जाते हो उससे पहले अगर आपको टाइम निकाल सकते हो, 1-2 घंटा निकाल लो। और फिर दिन में जब जॉब से आ जाते हो या शाम को आते हो तो 1-2 घंटा रेस्ट कर लो, या आधे घंटा रेस्ट कर लो। शाम को 2-3 घंटा निकाल लो, और फिर सुबह अपना वो, इस तरह से आप अपना टाइम टेबल जारी रखो। और जब भर्ती आ जाए तो उस टाइम आपको पता लग जाए कि इस डेट को पेपर होने वाला है, तो आप उस टाइम में एक्टिव मोड में आके और 3 या 4 महीने तक आप पूरी तरह से 10-12 घंटा दोगे ना, तो आप 6 महीनों में या 14-14 घंटा आप पढ़ सकते हो। मेडिटेशन वगैरह प्राणायाम करते हो तो आपकी कैपेसिटी है। इनपुट कम के दोगे ना तो भी आउटपुट ज़्यादा आएगा, मेडिटेशन वगैरह करोगे तो
इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ये थोड़ा भविष्य के गर्त में है, ये या तो आरपीसी बताएगी, ये आरपीसी बता सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं है। तो ये क्योंकि एक तैयारी करने वाले का ध्येय होता है, अपना टारगेट होता है। आपको तो क्या वो चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य जरूरी है दोस्तों। कल ना आप कलेक्टर भी बन जाओ, एसडीएम भी बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, अगर आपने पहला सुख निरोगी काया खो दिया तो फिर कुछ नहीं आपके पास। फिर आपकी कलेक्टर वो पोस्ट किस काम की? अगर पोस्ट पे जाते ही आपकी दवाइयाँ वगैरह चालू हो जाए तो फिर वो पोस्ट आपकी किस काम की है? तो पहला काम है निरोगी काया, इसलिए इसको टाइम जरूर देना है। 10-15 मिनट रूटीन में आपको मेडिटेशन और प्राणायाम करना है। फिर आप फायदा देखना, फिर मेरे को बताना कि सर आपने बताया था, मेरे याददाश्त भी बढ़ी है, एकाग्रता भी बढ़ी है, तो फिर आप इनके बेनिफिट देखना। सर इसका ना एक ये हो सकता है ना कि जैसे ना सर बार बार कोई भी हो, मैं भी हो चाहे कोई भी बच्चे बार बार यही क्वेश्चन करते हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब होगा? ठीक है, मान लिया भर्ती ये भविष्य के गर्त में है, आरपीएससी कब भर्ती निकाले ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वैकेंसी आने वाली है। और इस साल भी वैकेंसी आ गई तो एग्जाम तो 2025 तक संभावना है, ये पॉसिबल हो रहा है। कोई भी हो, चाहे जहाँ भी कोचिंग में आप कोचिंग कर रहे हो, सब कोचिंगों में यही बताया जा रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि वैकेंसी कब होगी, कब एग्जाम हो जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल किसी के पास है तो इसका कोई जवाब नहीं है, भविष्य के गर्त में है। तो जहां तक एग्जाम होगा 2025 में ही होगा। सर आपकी क्या राय है? आप अपने हिसाब से क्या तैयार रहें, ठीक है। आप अपना रेगुलर देखो, एक रेगुलरिटी मान होती है। रेगुलर अपन काम करते हैं ना, तो चाहे 2 या 3 घंटा कर लो। और लास्ट में जाके एक मैं बताता हूँ आपको, गांव के पास अगर आप गांव के नजदीक जाके अगर चंपल हाथ में लेकर और भागते हो कि मैं टाइम बचा लूंगा, तो फिर क्या टाइम बचाओगे? आपका टाइम तो लगना है, वो पीछे लग गया। तो आप गांव के पास या भर्ती के नजदीक जाके मत भागो। आप पहले से ही रेगुलर एक डिसाइड कर लो कितना मेरे को। देखो, एक मैंने देखा है, डेली आप अपना एक टारगेट रखो। एक तो होता है टारगेट रखना, एक होता है कि मैं सर डेली 10 घंटा पढ़ता हूँ। मैंने दोनों में से तुलना की है ना, कंपेयर, दोनों को कंपेयर करें, तो जो बच्चा कम समय डेली एक टारगेट लेके चलता है ना, वो हमेशा फायदे में रहता है। घंटा से जो घंटों के आधार पर पढ़ता है ना, उससे ज्यादा बेटर वो है जो डेली अपना टारगेट रखता है कि मेरे को आज प्लेटो पढ़ना है और मेरे को आज अरस्तु कंप्लीट करना है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। दूसरा, चौथा क्वेश्चन आपका आया है, ओल्ड पेपर। मैंने किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, और तो ओल्ड पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप तैयारी कर रहे हो, देखो टेस्ट सीरीज अलग चीज है। टेस्ट सीरीज कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। टेस्ट सीरीज तो आपको रेगुलर कोचिंग में बुलाने के लिए, या आपको रूटीन में जो टॉपिक पढ़ा है उसको अपडेट रखने के लिए, वो चीज तो आप भी रख सकते हो। ओल्ड पेपर है ना, उसमें टेस्ट सीरीज में तो क्या एक आदमी का व्यू है। अगर आप किसी के पास कोचिंग कर रहे हो, जो व्यक्ति आपको कोचिंग करा रहा है, उस एक आदमी का व्यू है। ओल्ड पेपर है वो एग्जामिनर का व्यू है। पता नहीं कितने एग्जामिनरों ने मिलकर बनाया है, और हर पेपर अलग अलग एग्जामिनर ने बनाया है, और वो एक एग्जाम की दृष्टि से पेपर सेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ओल्ड पेपर सबसे बेटर है, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो चाहे मत करो। मैंने ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं दी है आज तक, ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं दी है। तो ओल्ड पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, उससे आपको डायरेक्ट मैटर मिलेगा, जो मैंने वीडियो में बता दिया है। तो ये एक भ्रम दूर कर दो, टेस्ट सीरीज अलग चीज है, ओल्ड पेपर अलग चीज है। आप अगर देसी घी, तो देसी घी तो ओल्ड पेपर है, और डालडा है टेस्ट सीरीज। अब आप दोनों को कंपेयर करना है, डालडा खाना है या देसी खाना है। सर इसमें ना सर एक ये बार बार ओल्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सर इसमें ना ये पता चल जाता है कि ओल्ड जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो क्या होता है। जैसे अपन 2015 का पेपर देखते हैं, वो एक पेपर ना राजनीति विज्ञान का बिल्कुल मतलब लेवल का जैसे मानते हैं ना, आज का जो लेवल और उस लेवल में ना बहुत फर्क है। और उसके बाद जैसे 2018 वाली जो वैकेंसी, उसका पेपर संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी हुई है राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, और जो 2022 का जो 21 का जो वैकेंसी है राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, जो सिनेरियो है ना ओल्ड पेपर से, ये पता चल जाता है कि पहले क्या था पेपर में और अभी वर्तमान क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उससे ये पता चलता है कि ओल्ड पेपर से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। देखो सर, कई बार वो हो जाता है, उसका मैं भी भुगतभोगी हूँ। तो आप ये ध्यान रखें, इन कमियों को छोड़ें, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ओल्ड पेपर पढ़ने पे आपकी एक तो अध्ययन में कंटिन्यूटी आएगी, आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। अगर ओल्ड पेपर ज्यादा से ज्यादा हल करोगे ना, आपका पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। आप जब भी बुक पढ़ोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से पेपर पुटअप होते हैं। तो ये ध्यान रखें, ओल्ड पेपर जरूर पढ़ना है, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो चाहे ना करो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, है? तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। और उसी किस्म में से हु बू नहीं पूछे तो डिटो कॉपी नहीं करे तो घुमा फिरा के आपको पूछ लेते हैं, ठीक है ना।
पांचवा क्वेश्चन आपका है कि बेनीवाल सर द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवा दो व्याख्यात्मक रूप से। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है दोस्तों। पहली बात तो दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज अपन हल नहीं करवा सकते, इससे तो बेटर है अगर अपने पास, पहली बात तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है, और जैसे टाइम होगा तो अपन ओल्ड पेपर पर फोकस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरी रणनीति ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कम इनपुट में आउटपुट कैसे मिले, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी तो पीएचडी कोर्स वर्क भी चल रहा है, कॉलेज लेक्चरर की इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, अब जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा, फिर आपके लिए ही हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे इंटरव्यू हो जाएगा ना मेरा, तो फिर मैं जैसी भर्ती आएगी ना, मैं आपके कहने की जरूरत ही नहीं है, आपके कहने के बिना ही मैं एक्टिव मोड में आ जाऊंगा और आपके लिए पूरी रणनीति तैयार करके आपको पढ़ाता रहूंगा, 100% दूंगा। जो छठा क्वेश्चन आपका है, इंग्लिश की कोचिंग कहाँ से की। देखो दोस्तों, सीधी सी कहानी है, फर्स्ट पेपर में इंग्लिश आते हैं 4 या 5 क्वेश्चन। अगर प्रत्येक पेपर में आप पीएचडी करने लगे ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप पीएचडी करने लगे, तो पहले भी लोग बर्बाद हुए, आगे भी अभ्यर्थी बर्बाद होंगे। तो इस पे ज्यादा गहराई में नहीं जाना इंग्लिश में। इंग्लिश को मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करना है। आप जैसे एक टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आपको यूट्यूब पे लगाना है, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट उसको देख लिया, वे कैसे आगे पीछे शब्दों को करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर गाइड में जो क्वेश्चन है उसको हल कर लो। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिया, कहाँ आस्कट का टोल्ड होता है, कहाँ वाजवर यूज करते हैं, कहाँ टू यूज करते हैं शब्दों को जोड़ने के लिए, बस इतना ही सफिशिएंट। आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से करना है, ज्यादा गहराई में मत जाना है। ज्यादा गहराई में अगर आपको जाना है ना, तो इतिहास पढ़िए, मैनेजमेंट पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए जो सबसे ज्यादा मार्जिन रखती है, और अपने सब्जेक्ट को कवर कीजिए, साइकोलॉजी पढ़िए, बस इन पे कीजिए। सर ये बात, इसका मैं भी थोड़ा सा सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि इंग्लिश की कोचिंग की तो जरूरत है नहीं फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन जो इनके पे आपको ना इसका जो सिनेरियो है ना आपको पता चल जाएगा। जो दिशा की बुक आती है ना, पुराने प्रीवियस पेपर आते हैं, उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के सारे पेपर मिल जाएंगे, और उसमें ना आपको पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आप दिशा की बुक पर्याप्त है, उसमें आपको फिक्स है कि जो पेपर है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये श्योर है, ये हम बता रहे हैं ना कि, और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो 2 क्वेश्चन तो आपके वहां से पुटअप होंगे ही होंगे, और 2 क्वेश्चन है तो वो कहीं से भी वोकेब दे दे या कोई आर्टिकल दे दे या कोई भी वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो इनका कोई ज्यादा लोड लेना नहीं है, आपको ये नहीं है कि एक विषय में महारत हासिल करनी है, वैसे आपको तो पुराने पेपर है ना दिशा के, वो सोल्व कर लो, आपके 2-3 क्वेश्चन तो वहां से ठीक हो जाएंगे। सर ने बता दिया है, और सर इंग्लिश के टीचर आपको बता दो। चलो अगला सवाल आपका है, एक कोई अभ्यर्थी का सवाल आया था कि सर मैंने शास्त्री की है, शास्त्री प्लस बीएड वाला क्या है, एमए करने के बाद फर्स्ट ग्रेड दे सकता है। दोस्तों शास्त्री है वो बीए के समकक्ष है, और शिक्षा शास्त्री है वो बीएड के समकक्ष है। तो आप शास्त्री करके चाहे बीएड कर लो, चाहे आप बीए करके शिक्षा शास्त्री कर लो, एक ही बात है। जो बच्चा संस्कृत होता है ना, वो शिक्षा शास्त्री कर सकता है। तो आप चाहे बीए करके शिक्षा शास्त्री कर लो, और चाहे शास्त्री करके और बीएड कर लो, और आपने एमए की है, तो आप बिल्कुल आप पेपर दे सकते हो और आप सिलेक्ट भी हो सकते हो। और एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको, अगर आप बीएड रेगुलर कर रहे हो, अगर आपको टाइम बचाना है, तो आप साथ में एमए कर सकते हो, ये ध्यान रखना। मेरे साथ कुछ साथी ऐसे भी लगे हैं जिन्होंने बीएड और एमए एक साथ किए। कैसे कर सकते हो, बीएड आप रेगुलर करते हो, और जो दूरस्थ विद्यालय है, जैसे अपने राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी है, वीएमयू है, महावीर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, और इग्नू है, तो इनसे आप एमए वगैरह साथ में कर सकते हो। और इसके लिए अगर आपको जरूरत है तो आरटीए लोगों ने लगाई है, वो जवाब आया है वो टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप किसी को जरूरत है तो। अगला सवाल है आपको, पेपर में 40% वाला क्राइटेरिया हटा दिया क्या। देखो दोस्तों, ये फालतू चीजों पे ध्यान मत दो। अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो कड़वा लगेगा, अगर 40% आप अंक नहीं ला पाओगे 75 में से, अगर 30 अंक सही नहीं कर पाओगे, क्या एक बार आप दिल पे हाथ रखिए, सोचो कि आप फर्स्ट ग्रेड बनने के लायक हो क्या। तो आप इतिहास के कितने क्वेश्चन हो गए, 15 मैनेजमेंट, 10 करंट अफेयर, 40 क्वेश्चन तो ये हो गए। 5 आपके सब्जेक्ट के हो गए 45 क्वेश्चन, 5 हिंदी के हो गए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, 1-2 कोई अंग्रेजी का निकाल लिया, 1-2, आप अपने 45 तो मान लो। तो फिर बार बार इसका क्राइटेरिया हटाया, ये नहीं है, ये आपके लिए भी बेस्ट है। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट पेपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे जेएनयू डीयू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं।
साथ में ये सवाल है कि मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट में या सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर कुछ वगैरह छोटा मोटा चेंजिंग होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कॉलेज लेक्चरर में चेंज किया, ये आरपीसी चेंज करती है, सिलेबस चेंज कर दिया, कुछ टॉपिक कंपैरेटिव को उठा के इंटरनेशनल में डाल दिए, कुछ इंटरनेट नेशनल के टॉपिक उठा के कंपैरेटिव में डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कान उस हाथ से पकड़ लो, इस हाथ से पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में डाल दिया, आपको ये तो पता है कि साइकोलॉजी आएगी जरूर, ठीक है, उसमें से सब्जेक्ट में क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 300 अंक का वो हो जाएगा, 200 अंक का ये हो जाएगा, 500 अंक का हो जाएगा। अब 400-450 अंक का हो रहा है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दें, ठीक है। तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मार्जिन है। अगला सवाल है आपका, एमए में गैप है जब यूनिवर्सिटी ने, तो एक बच्चे ने पूछा था, अभ्यर्थी ने, कि मेरे एमए में गैप है और मैंने कॉलेज भी चेंज कर लिया। दोस्त मैं आपको बता दूं, आपने कॉलेज चेंज कर लिया, एमए में गैप है, अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एलिजिबल माना है, आपको डिग्री दी है, तो वो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी ने अगर आपको डिग्री दी है, फिर भी गैप है, तो अपन शपथ पत्र लगा देंगे, मेरे भी एमए में गैप था। अगला सवाल आपका है, सर अपना टाइम टेबल बताओ। देखो दोस्तों, जैसे भर्ती आ जाएगी मैं एक्टिव मोड में आ जाऊंगा, आपको बता दिया। अभी मेरा पीएचडी का कोर्स वर्क भी चल रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है। तो सबसे पहले अपन, देखो मेरा क्या शेड्यूल रहता है, सुबह मैं उठता हूँ 5 या 5:30 के बीच उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल चले जाते हैं, 1 बजे तक स्कूल में रहते हैं, उसके बाद आपके वीडियो के लिए कुछ देखता हूँ, वीडियो वगैरह तैयार करता हूँ और फिर थंबनेल वगैरह तैयार करते हैं, फिर डालते हैं, तो ऐसे टाइम निकल जाता है। तो सबसे पहले मेरा टाइम टेबल ये है कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी कराऊंगा मैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। तो जिन साथी जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो वो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे हैं, जिससे आपको क्या बार बार बुक नहीं पढ़नी पड़े। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो साथ में आपको ये बताऊंगा भी कौन सा कंपटीशन में पे क्वेश्चन पुटअप हुआ है और कौन सा पुटअप हो सकता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। अगला है, पेपर फर्स्ट के लिए बुक बताओ, सेकंड वीडियो में डाला है किसी ने, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पीछे जाके वीडियो देखो आप, उसमें पूरी बुक लिस्ट बताई गई है। फिर भी आप आवाज का इश्यू आया है, तो दोनों पेपरों की मैं बुक लिस्ट एक साथ 15-20 मिनट में कल बता दूंगा। अब कारण क्या है दोस्तों, अभी एक तो क्या पोस्टिंग स्थल काफी दूर है, बीकानेर में लास्ट गांव है, ये आप देख रहे हैं ना, बीकानेर में लास्ट गांव है बीकमपुर, और इधर फिर नाचना आ जाता है जैसलमेर का। तो एक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक सोलर प्लांट बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी है सबसे ज्यादा है यहाँ, तापमान आपको पता है जैसलमेर का कितना रहता है, तो एक तो ये इश्यू रहता है। और दुरुस्त गांव होने के कारण लाइट वगैरह की बहुत ज्यादा व्यवस्था रहती है। फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। और दूसरा, इस फील्ड में क्या नए नए आए हैं, तो इसमें क्या टेक्निकल चीजें बहुत होती है, तो टेक्निकल इश्यू रहता है, तो कई बार पता नहीं चलता, कई बार इस तरह सोचते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फास्ट बोल देते हैं, और कभी जल्दबाजी में क्या माइक ऑन करना भूल जाते हैं, और कई माइक का भी इश्यू रहता है। तो धीरे धीरे अपन माइक वगैरह सब इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। और एक इश्यू ये आता है कि बिना बच्चों के कमरे में अकेले पढ़ाना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो रहा है, तो ये भी एक इश्यू है। और सारा काम मेरे अकेले को देखना पड़ता है, पहले वीडियो ऑन करता हूँ और खुद के मोबाइल से ही बना रहा हूँ, तो वीडियो ऑन करता हूँ, फिर आके बोर्ड का क्या आपको पढ़ाता हूँ, तो थोड़ी बहुत जल्दबाजी में हो जाता है कि बार वीडियो शुरू करने के बाद लॉक करना भूल जाते हैं, जिससे क्या है कि कैमरा कम ज्यादा करता है। अब दोस्तों मैंने क्या सोचा है, मैंने ये सोचा है कि जो विपरीत परिस्थितियों में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कारण से एक तो दूसरे इलाकों में, गांव ढाणियों में रहते हैं, जो कोचिंग तक उनकी पहुंच नहीं है, या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, उसका खर्च वगैरह वहन नहीं कर पाते हैं, या फिर हाउस वाइफ है, जो अभ्यर्थी, जो लड़की अभ्यर्थी लड़कियां हैं, वो तैयारी हाउस वाइफ है, वो तैयारी करना चाहती है, उनके मन में है, लेकिन वो के टाइम नहीं निकाल पाती है, बाहर जाने के लिए उनके पास ऐसा माहौल नहीं है, तो उनके लिए मैं जी जान से उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और मेरा ये टारगेट है कि मैं उनका मार्गदर्शन करूं। मेरा मुख्य ध्येय यही है कि प्रत्येक जो लास्ट लाइन पे बैठे हुए बच्चे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, 300 पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए मैं मार्गदर्शन का काम करूं, ये मेरा मुख्य ध्येय है। अब कुछ दोस्त क्या है कि वीडियो तो देखते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका एक शेयर या लाइक या सब्सक्राइब करने से मैं स्टार प्रचारक बन जाऊंगा,
तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मेरे को क्या कुछ साथी फ़ोन करते हैं, कल 1-2 साथियों का मेरे साथियों का फ़ोन आया था कि सर फर्स्ट पेपर के लिए कौन-सी बुकें पढ़ें? तो मैंने कहा भाई वीडियो देख लो, वीडियो में सब कुछ बता दिया है। कि नहीं सर मैंने सोचा कि वीडियो में एक अलग चीज़ है, यूट्यूब पे अलग बात होती है, पर्सनल अलग बात होती है। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। उत्तम सिंह के डिक्शनरी में कहीं भी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो डिक्शनरी में लिखता है वो ही करता है। तो मेरी कथनी और करनी में 19-20 का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई तथ्य की भूल हो सकती है, जानबूझ के वो भी नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हाँ सर, आपने बता दिया सारी रणनीति तो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चे बार-बार कमेंट करते हैं, उससे अच्छा है कि आप पूरी शिद्दत से, यानी जो पूरी शिद्दत से अगर आपने जो टाइम टेबल है उस पे काम करोगे ना, तो ये कहते हैं ना सर, पूरी शिद्दत से जो व्यक्ति जिस टारगेट को लेके चलता है या किसी अपने जो पर्टिकुलर आपने ये बनाया है कि मेरे को ये बनना है, तो उसको पूरी कायनात मिलाती है। ये कहते हैं ना कि आप पूरे शिद्दत से किसी भी चीज़ को लेके चलते हो तो वो कायनात, पूरी कायनात उसको मिला देती है सर, ये मैंने सुना है। देखो दोस्तों अपने पास न तो बड़ा-बड़ा वो एडिटिंग करने के लिए वो इतने न तो संसाधन है, न इतना वो टेक्निकल चीज़ें हैं। अपन को जो चीज़ बतानी है ना, मेरे को ऑथेंटिकता के साथ चीज़ें बतानी है। जो मैंने अनुभव किया है ना, वो मैंने कितने प्रयास या कितना ही अभ्यास करके या इधर-उधर से कितने ही मेहनत करके वो जो अनुभव अर्जित किया है ना, वो अनुभव आपको वो इतनी मेहनत न करके कम टाइम में वो आपको अनुभव मिल सके। मेरा यही टारगेट है। अब एक मोटिवेट दोहे के साथ या शायर के साथ एंड करना चाहेंगे। क्या खूब लिखा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों इसको अपना धैर्य बना के मन, वाचा, कर्मणा से अपनी शिद्दत में अपने टारगेट में लग जाएँ। आपको चिड़िया की आँख दिखनी चाहिए, ठीक है? तो आप जी-जान से मेहनत करें, आपके साथ रहेंगे। लास्ट तक है ना, एंड तक आपके साथ रहेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं जाए, आपके फ़ोन का फिर वेट करेंगे रिजल्ट के दिन कि किसी का फ़ोन आएगा कि सर हाँ, आपकी रणनीति थोड़ी सटीक हुई। बस इससे बड़े गुरु के लिए मोटिवेट कुछ नहीं हो सकता। बस इसी के इंतज़ार में मैं लगा हुआ हूँ और इसी के ध्यान में रख के मैं जी जान से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो सर आपके लिए जो सर रणनीति बना रहे हैं ना, वो आपको बता दूँ कि वो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती कभी आपका ऋण नहीं रखेगी, यानी वो आपका ऋण अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ब्याज समेत आपको चुकाएगी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड कर रहे हैं सर।